हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद सभी को। आज हम लोग जो क्लास के लिए आए हैं वो है हमारा जो हमने हौज के एडवांस पढ़ा था, तो आज पढ़ेंगे हम लोग डिलीवरी हौज। ठीक है, डिलीवरी हौज में आपको कल बताया था मैंने कि दो पार्ट्स होते हैं, एक पर्कुलेटिंग एक नॉन पर्कुलेटिंग। तो आज हम लोग पर्कुलेटिंग और नॉन पर्कुलेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। पर्कुलेटिंग एंड नॉन पर्कुलेटिंग। जैसा कि हिंदी में मैंने बताया था, पर्कुलेटिंग मतलब रिसने वाला, नॉन पर्कुलेटिंग न रिसने वाला, या अनलाइंड हौज, लाइंड हौज। ये आप लोग डिटेल में जान चुके थे। आज हम बात करेंगे कि पर्कुलेटिंग बनता कैसे है। पर्कुलेटिंग हौज जो है उसको कैनवास हौज भी बोलते हैं, बिना अस्तर वाला सादा हौज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए जो है ना, हम लोग वानस्पतिक रेशे, जो फाइबर होते हैं ना, वानस्पतिक फाइबर, पेड़ के छाल हो गए, जूट हो गया, हैम्प, रेमी, ये सब चीज़ें हम लोग लेके और उससे हम लोग क्या है, एक सूत तैयार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कपास का, कॉटन का भी सूता बनता है, धागा बनता है, वैसे ही जूट का भी बनता है। तो इसमें वैसे ही लेके उसके मिश्रण से हम लोग एक जैकेट तैयार करते हैं। ठीक है, उस जैकेट को ये लंबाई में जो हम लोग बुनते हैं ना, ये इसको बोलते हैं ताना। हिंदी में बोलते हैं ताना, ताना। ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, ताना। और जो गोलाकार रूप में हम लोग बुनते हैं उसको बोलते हैं बाना। ठीक है, वार्प एंड वेफ्ट। अभी क्या है, जैसे पर्कुलेटिंग हौज जो है ना, सादे अस्तर वाला हौज है, उसके जैकेट में कुछ भी नहीं है। ये दो तरह की बुनाई होती है, एक होता है सादा बुनाई, एक होता है ट्विल बुनाई। सादा बुनाई में क्या होता है कि ये जो ताना है ये एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे ऐसे करके बुनते हैं। और बाना भी इसी तरीके से एक ऊपर एक नीचे बुनते हैं। और जो ट्विल जो होता है बुनाई, उसमें क्या करते हैं, दो ऊपर, दो धागा ऊपर और एक धागा नीचे। तो इस प्रकार से जो ट्विल वाला है वो क्या थोड़ा सा जटिल हो जाता है, तो पानी को कम रिसता है। अभी जैसे पर्कुलेटिंग इसका नाम है, पर्कुलेटिंग वो इसलिए पड़ा है कि जो पानी उस हौज में प्रवाहित होता है प्रेशर के द्वारा, उस पानी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और उसी को बाहर वो धीरे धीरे सिपेज करते रहता है, जिससे कि ये हो जाता है रिसने वाला हौज। ठीक है, अभी देखिए पर्कुलेटिंग जो हौज होता है, ये हौज है। इस हौज के अंदर क्या होता है, एक कपलिंग होता है। ठीक है, ये कपलिंग होता है जिसको कि हम लोग जोड़ते हैं। तो एक कपलिंग क्या बोलते हैं, इसको मेल कपलिंग। ठीक है, ये दोनों में ही होता है, पर्कुलेटिंग नॉन पर्कुलेटिंग दोनों में होता है। क्या बोलते हैं इसको, मेल कपलिंग। इसको क्या बोलते हैं, फीमेल कपलिंग। फीमेल कपलिंग, ये आपका हौज, या तो कन्वास हौज बोल दो या आरआरएल हौज बोल दो, है ना। तो ये हौज हो गया। ठीक है, तो हौज में जो कपलिंग है 63 mm का जो है, फीमेल कपलिंग में ध्यान रखिएगा दो लग्स होते हैं। ठीक है, अब मैं जो ये कपलिंग्स है ना, ये कपलिंग, अडॉप्टर्स, ब्रिचिंग, ये आ जाते हैं हौज फिटिंग्स में। उसकी मैं अलग से क्लास लूँगा। हौज फिटिंग्स के दौरान आप लोगों को कपलिंग कितने प्रकार के होते हैं, है ना, अडॉप्टर्स क्या होते हैं, ब्रिचिंग्स क्या होती है, ये सब चीज़ों के बारे में अलग से बताऊँगा। अभी तो हम लोग हौज के बारे में ही बात कर लें। तो मेल कपलिंग, फीमेल कपलिंग और ये पूरा हौज। तो ये पूरा हौज जो बनता है, इसका वजन कितना होता है। सबसे पहली बात कि हमारा हौज का डाया कितने कितने का होता है। वो देखिए, या वो पर्कुलेटिंग हो या नॉन पर्कुलेटिंग हो, डाया सबका सेम ही रहता है, 38 mm। ठीक है, 50 mm,
63 mm एंड 70 mm। ठीक है, इतना ही है ना। अच्छा, इसमें अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पर्कुलेटिंग हॉज है उसका IS कोड कितना है, 4927। इसका IS कोड है 4927। ठीक है, और नॉन पर्कुलेटिंग का जो IS कोड है वो 636। कौन से साल में रिवीजन हुआ, 2018 में। ठीक है, 5th रिवीजन। और ये कौन से साल का है, 1992। ठीक है, 1992। ठीक है, ये IS जो भी है चीज़ें, ये सब IS कोड की तरह उसमें है ना। तो अभी जो 38 mm, 50 mm, 63 mm, 70 mm, ये क्या होता है, ये किसी भी हॉज का अगर ये कपलिंग है, ये हॉज है, तो इसका जो इंटरनल डाया होता है, ये पूरे का कपलिंग से लेके अंदर हॉज का वो अंदर मिला हुआ रहता है, वो अंदर की तरफ से 63 mm या 70 mm या 50 mm ऐसा होता है। फायर सर्विस में हम लोग मैक्सिमम 50 mm का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी देखिए, ये तो मैंने डाया बता दिया है, दोनों के लिए सेम है, नॉन पर्कुलेटिंग पर्कुलेटिंग दोनों के लिए सेम है। अब कल मैंने बताया था कि नॉन पर्कुलेटिंग का जो है ना वो 3 प्रकार होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अब इसमें हम बात करेंगे टाइप 1 किसे कहते हैं, टाइप 2 किसे कहते हैं और टाइप 3 किसे कहते हैं। और नॉन पर्कुलेटिंग का सीधा सा फंडा है कि इसमें पानी रिश्ता नहीं है, इसमें स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। इलास्टोमेरिक जो प्लास्टिक है ना, इलास्टोमेरिक प्लास्टिक मटेरियल है, वो उसको ट्रीटमेंट करके और इसके ऊपर कोटेड किया जाता है, यहाँ कवर किया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं किया जाता। इसमें रबर लाइन का अस्तर रहता है, टाइप 1 में रबर लाइन का एक अस्तर रहता है अंदर, लेकिन और कोई दूसरा कोटिंग नहीं रहता है इस पर। ठीक है, तो ये होता है अनकोटेड, मतलब इस पे कोई कोटिंग नहीं रहता है। ठीक है, ये होता है कोटेड। इसमें क्या है, एक इलास्टोमेरिक जो मटेरियल है उसको हम लोग रबर लाइन का पहले कोटिंग करते हैं, उसके ऊपर और एक कोटिंग करते हैं इलास्टोमेरिक प्लास्टिक का, तो इस प्रकार से ये इससे थोड़ा मजबूत हो जाता है। और टाइप 3 में क्या करते हैं कि रबर लाइन हॉज को तो ट्रीटमेंट रहता ही अंदर से, ऊपर से एक और कवर कर देते हैं। मतलब इसको क्या करते हैं कि इसको कोटिंग करते हैं, इसको कोटिंग करते हैं और उसको कवर कर देते हैं। कोटिंग और कवर में क्या डिफरेंस है कि इसको एक केमिकल बना के हल्का लेयर चढ़ा देते हैं, लेकिन कवर में क्या होता है उस मटेरियल को पूरा ही कवर कर देते हैं, तो वो टाइप 3 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे मजबूत कौन सा है, टाइप 3 है। टाइप 3 को इस प्रकार से बनाया गया है कि इसमें कितना भी रगड़ हो, यानी कि देखिए ध्यान देने वाली बात है, अगर हम लोग आगे चल के बात करेंगे कि हौज का रख रखाव में रगड़ नहीं होना चाहिए, धक्का नहीं लगना चाहिए, सड़न नहीं होना चाहिए, तो उनसे बचाव के क्या क्या कारण। तो यहाँ मैं बता दूं आपको कि एक सिंपल सा भाषा से समझिए, अकॉर्डिंग टू IS 636 इसको अगर रगड़ मिला तो टाइप 1 को अगर 50 रगड़ मिलेगा, यानी कि 50 बार वो घसीटा जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं से वो होल हो जाएगा, कमज़ोर हो गया वो, फिर वो फायर फाइटिंग के प्रेशर को झेल नहीं पाएगा। ठीक है, ये अगर 75 साइकिल यानी कि 50 बार, ये 75 बार और ये 100 बार, कितना 100 बार। क्यों, क्योंकि ये कवर्ड है। कवर्ड क्या होता है, और मजबूत हो जाता है। तो ये 50 साइकिल, ये 75 साइकिल, ये 100 साइकिल, ये बार प्रेशर वाला बार नहीं है, ये जो है ये आपका इतना साइकिल, यानी कि रगड़ खाना। हमने एक बार उसको खींचा हौज को, 2 बार खींचा, 3 बार खींचा, इस प्रकार से जब 50 बार खींचेंगे तो टाइप 1 कहीं ना कहीं से होल हो जाएगा, है ना, फट जाएगा और हम ज़्यादा प्रेशर में काम भी नहीं कर पाएंगे। और टाइप 2 को अगर हम 75 बार खींचेंगे, 75 बार रगड़ खाएगा, तब जाकर वो कहीं ना कहीं से होल हो जाएगा और काम
नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, ये बहुत जनरल चीज़ें हैं, पर ये जल्दी मिलता नहीं। और ये 100 टाइम्स यानी कि 100 साइकिल, 100 बार। तो टाइप 3 कहाँ पे बढ़िया काम करता है? जहाँ पे हमें पेट्रोल, केरोसिन, तेल, इन सब चीज़ों को ले जाना ले आना है, या उन सब चीज़ों के टच में रहना है। जैसे कि मान लीजिए कोई सोरेल टैंक का एरिया है ना, या ऑयल टैंक का एरिया है, वहाँ पे इस हौज को हमको काम में लेना, तो वहाँ ये हौज ख़राब नहीं होगा। बट ये तो एकदम ख़राब हो जाएगा, ये भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। पहले टाइप ए और बी होते थे, लेकिन 2018 से ये अकॉर्डिंग टू IS 636, है ना, IS क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, जो कि BIS कंट्रोल करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो 636 के हिसाब से 3 प्रकार के हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे हौज खराब क्यों होता है ना? हौज क्यों खराब होता है? हौज खराब होने का सिंपल कारण है डीके ऑफ हौज, है ना। हौज क्यों खराब होता है? डिलीवरी हौज कोई भी है, नॉन परकुलेटिंग है, जो भी है, वो खराब क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले उसमें मिल्ड्यू, ये ज़्यादातर होता है कैनवास वाले हौज में। कैनवास वाले हौज में क्या होता है? अगर हम उसमें से पानी नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, जैसे टाइप 1 में, नॉन परकुलेटिंग का टाइप 1 में भी आपको पानी निकालना जरूरी है। पानी नहीं निकालोगे तो उसके अंदर जो है वो वानस्पतिक रेशे होते हैं ना, क्योंकि ये वानस्पतिक रेशों से मिलके बनता है। लेकिन नॉन परकुलेटिंग हौज में क्या है, एक चीज़ अच्छी है कि वो नायलॉन से और आर्टिफिशियल फाइबर से बनता है, तो उसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती पानी को सुखाने की। लेकिन जो नॉन परकुलेटिंग में टाइप 1 है, वो थोड़े से वानस्पतिक रेशों को मिला के बनता है। तो जहाँ पे वानस्पतिक रेशे हैं उनमें सड़ने की क्षमता, फफूंद जमने की क्षमता बहुत जल्दी आ जाती है, बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, क्यों खराब होता है? रबड़ एसिड, है ना। रबड़ एसिड, यह रबड़ एसिड क्या होता है कि जब हम किसी कैनवास हौज यानी जो परकुलेटिंग हौज या टाइप 1 नॉन परकुलेटिंग हौज से पानी बढ़िया से नहीं निकालते हैं और पानी उसके अंदर रह जाता है, तो यहाँ पे तो क्या करता था, वो उस जगह पे पीलापन आता था, है ना, सड़ जाता था। लेकिन उससे एडवांस हो जाता है रबड़ एसिड, जो उसके अंदर रबड़ लाइन को जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं ना, केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, वो क्या करता है, वहाँ जो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल, मतलब उसको सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। सल्फर क्या करता है, रबड़ को चिपकाने के लिए। तो जब पानी उसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है, पानी और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होता है, सॉरी, पानी और सल्फर का रिएक्शन होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो वो क्या बनता है, वीक सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हम लोग कभी पॉडकास्ट या ऑनलाइन पे डिस्कस कर लेंगे। तो रबड़ एसिड क्या करता है, ये वीक H2SO4 बनाता है। जब H2SO4 बनता है तो उस जगह से ये हौज को ख़राब कर देता है। तो फिर प्रेशर जो होता है हौज में, कितने का वर्किंग प्रेशर कितने का है, 7 से 8 kg प्रेशर वर्किंग प्रेशर हम लोग मानते हैं एक अच्छे हौज का। लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, 15 kg तक, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर फोर्स होता है ना, तो 15 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हम लोग हौज को काम में ले सकते हैं, है ना। लेकिन रबड़ एसिड हो जाने के बाद जो वर्किंग प्रेशर है जिसमें हम लोग काम करते हैं 7 से 8 kg, उसी में ये खराब हो जाता है और हौज फट जाता है, मतलब बेकार हो जाता है। ठीक है, अभी क्या है, तीसरा खराब होने का क्या कारण होता है, शॉक। शॉक मीन्स हौज को झटके से खींचना, हौज को झटके से खींचना। अचानक खींचने से क्या, उसको झटका लगा, कहीं किसी कोने में है वहां लगा तो कट फट जाता है ना, सिंपल एकदम। चौथा में क्या है, अब्रेजन, रगड़। कोई भी हौज, मैंने बताया था ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 50 साइकिल, 75 साइकिल और 100 साइकिल, यानी 50 बार रगड़ खाएगी, खराब हो जाएगी। टाइप 2 75 बार रगड़, तो यही है वो रगड़, अब्रेजन। हौज को हमें घसीटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये जो रीजन जितने भी मैं लिख रहा हूं ना, ये डीके ऑफ हौज, हौज के खराब होने का कारण, ठीक है ना, ये आपको
एग्जाम में जो रिटेन होता है, जो ट्रेड रिटेन, चाहे वो स्टेशन ऑफिसर का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, है ना, या फायरमैन का हो, जो फायर का ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें ये सब आता है। व्हाट इज द रीजन टू डिके ऑफ हौज, हौज के खराब होने के कारण, तो वो ये सब रहते हैं। ठीक है ना, अब्रेजन हो गया। तो अब्रेजन में क्या है, रगड़ का मैंने बता दिया था कितना बार रगड़ खाएगा। अभी जो होता है ना केमिकल कांटेक्ट, ठीक है, केमिकल कांटेक्ट किसी भी हौज का, जैसे कैनवास हौज है जो पर्कुलेटिंग हौज, वो केमिकल कांटेक्ट में तो एकदम सड़ ही जाता है तुरंत। और नॉन पर्कुलेटिंग में टाइप 1 भी खराब हो जाता है, टाइप 2 भी खराब हो जाता है, लेकिन टाइप 3 जो है वो स्पेशल केमिकल कांटेक्ट के लिए ही बना है, जैसे तेल पानी मैंने बताया था यूज के लिए। लेकिन क्या होता है कि हर जगह तो टाइप 3 हौज नहीं है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, केमिकल कांटेक्ट से हौज को बचाना चाहिए। तो आपके सामने ये है डीके ऑफ हौज के खराब होने का कारण, है ना, फफूंदी जम लग जाना, रब एसिड का पैदा होना, शॉक लगना, एब्रेजन यानी रगड़, और केमिकल कांटेक्ट, इतने कारणों से एक हौज जो है खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपनी सर्विस में इनको बचाना है। ठीक है ना। अभी हम लोग जानेंगे कि एक अच्छे हौज का गुण क्या है, व्हाट इज द गुड कैरेक्टरिस्टिक, या व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए हौज। ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हौज, ठीक है। एक अच्छे हौज के गुण क्या क्या होने चाहिए, अच्छे हौज के गुण, उसमें ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इन चीजों पे हम डिस्कस कर लेंगे। ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी मतलब उसको लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हौज को इतना लचीला होना चाहिए, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिस्टेंस टू रॉट, जो सड़ने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, रेजिस्टेंस टू रॉट यानी कि सड़ने की, जो हौज सड़ जाता है ना जिस वजह से, तो हमें ऐसा हौज होना चाहिए कि जो जल्दी सड़े नहीं, खराब ना हो जल्दी। तो क्या क्या गुण होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए मतलब लंबे समय तक टिके, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए यानी कि लचीला होना चाहिए। लचीला कब होगा, जब हम उसको अच्छे से बनाएंगे, उसके अंदर वानस्पतिक रेशा भी यूज करेंगे, आर्टिफिशियल फाइबर भी यूज करेंगे, आपका रेक्सिन हो गया, रेयन हो गया, है ना, कॉटन हो गया, ये सब चीज़ें यूज करेंगे तो लचीलापन बना रहेगा, रेजिस्टेंस टू रॉट। चौथा आपका वेट, एक अच्छा हौज का कितना वेट होना चाहिए, मान लीजिए 63 mm का हौज है, 1 मीटर का, है ना, 63 mm हौज अगर 1 मीटर का है तो उसका वजन कितना होना चाहिए, 400 ग्राम, ठीक है ना, 400 ग्राम होना चाहिए। तो कहने का मतलब वजन में हल्का होना चाहिए। हल्का होने से क्या फायदा होगा, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह आराम से ले जा और ले आ सकेंगे, है ना, क्योंकि हौज क्या है, 15 मीटर, 30 मीटर, 45 मीटर तक का हौज होता है लंबाई में, लेकिन हम लोग अमूमन जो है फायर सर्विस में 15 मीटर ही यूज़ करते हैं, और क्रैश टेंडर वगैरह है तो उसमें हम लोग 30 मीटर का यूज़ करते हैं। तो वेट कम होना चाहिए, लो वेट होना चाहिए, ठीक है। पांचवा क्या है, वाटर पर्कुलेटिंग, वाटर पर्कुलेटिंग, ठीक है। वाटर पर्कुलेटिंग क्या है कि किसी भी हौज को पानी के रिसने की क्षमता, पानी के रिसने की क्षमता, अगर कैनवास हौज है यानी पर्कुलेटिंग है, रिसने वाला हौज, तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल वो इतना ही रिस जाए कि पानी ही निकल जाए, तो आगे प्रेशर क्या बनेगा। तो उसकी भी एक लिमिट है कि वो कितना रिसना चाहिए। ये IS कोड
4927 में दे रखा है पर्कुलेटिंग के लिए, और नॉन पर्कुलेटिंग के लिए IS 636 में क्लियर मेंशन है कि किसी भी हौज का वाटर पर्कुलेटिंग यानी कि पानी को सोखने की क्षमता कितनी होनी चाहिए, ऑब्जर्व करने की। अगर हौज के अंदर पानी जा रहा है तो हौज के जो रेसे हैं वो सोखते हैं, तो कितना सोखेंगे? ज़्यादा सोखेंगे तो ज़्यादा बाहर फेंकेंगे, कम सोखेंगे तो कम बाहर फेंकेंगे। अब नॉन पर्कुलेटिंग में तो आप सेफ हो, टाइप 2 टाइप 3 में तो बिल्कुल पानी नहीं सोखते वो, लेकिन कैनवास हौज यानी कि पर्कुलेटिंग और टाइप 1 में तो थोड़ा बहुत पानी सोखते हैं ना, तो उसकी एक लिमिट बनाई गई है कि भाई कितना पानी सोखेंगे और क्या करेंगे। ठीक है। 6 नंबर में है फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस, ये फ्रिक्शन लॉस क्यों? किसी भी हौज की फ्रिक्शन लॉस कम होनी चाहिए। कम कब होगी? जब अंदर से सतह पूरा चिकना होगा, बिल्कुल स्मूथ होगा, एकदम अंदर कोई खराबी नहीं होगी, रफ सरफेस नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि पानी एकदम आराम से निकलेगा, तो फ्रिक्शन लॉस कम होगा। क्योंकि आपको पता है अगर हम लोग कोई फायर फाइटिंग के समय पानी का यूज़ करते हैं तो हॉरिजॉन्टली यानी कि ऐसे अगर हम लोग जाते हैं तो प्रत्येक 100 मीटर पे 1 kg प्रेशर लॉस होता है। कितना? 1 kg पानी का प्रेशर लॉस हो जाता है। ये जब हम हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे ना, तो हाइड्रोलिक्स के अंदर है कि फ्रिक्शन लॉस कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, फ्रिक्शन लॉस क्या है। लेकिन एक बेसिक चीज, अपन हौज की बात कर रहे हैं ना, तो बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं। ये बात हो गई हॉरिजॉन्टली, लेकिन जब वर्टिकली यानी पानी का प्रेशर ऊपर की तरफ ऐसे डायरेक्ट जाएगा ना, तो प्रत्येक 10 मीटर पर 1 kg प्रेशर लॉस करेगा। प्रत्येक 10 मीटर पे कितना? 1 kg प्रेशर लॉस हुआ। यानी कि अगर नीचे हमारा मान लीजिए 8 kg का प्रेशर मान लीजिए, ठीक है, या 10 kg का प्रेशर है, और हम 50 मीटर ऊपर हमें पानी पहुंचाना है, तो 50 मीटर पे कितना लॉस होगा? 10 kg में से सीधा 5 kg आप माइनस कर दीजिए, ऊपर में 5 kg मिलेगा। और अगर 8 kg का नीचे प्रेशर है या 7 kg का प्रेशर है, 50 मीटर ऊपर आपको कितने का मिलेगा? सिर्फ 2 kg का प्रेशर मिलेगा, क्योंकि 5 kg माइनस हो गया। सिंपल फंडा है, ज़्यादा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। तो हौज को ऐसा होना चाहिए कि फ्रिक्शन लॉस कम से कम हो, जिससे कि प्रेशर बिल्डअप रहे और हम फायर फाइटिंग कर पाए। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ नॉन पर्कुलेटिंग हौज। ठीक है। टेस्टिंग में देखिए क्या है, जो अकॉर्डिंग टू IS 636 जो हम लोग करते हैं, उसमें है टाइप टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट, रूटीन टेस्ट। यानी कि प्रोडक्शन जब होती है, हौज का जब प्रोडक्शन होता है या मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस समय के जो टेस्ट होते हैं, और ये तीनों कंपनी के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। इसको मैं आपको ऑन स्क्रीन बता दूंगा, क्योंकि हर टेस्ट कम से कम 14-15 टेस्ट हैं इसमें। ठीक है। लेकिन हम लोग जो इन सर्विस, जो फायर सर्विस में जो टेस्ट करते हैं, वो हौज को कितने, 1 साल में कम से कम 1 बार, इन एवरी 1 ईयर हम लोग को टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करना है? कि एक तो होता है हमारा एक्सेप्टेंस टेस्ट, कि हम काम में इसको ले सकते हैं। कैसे? कि जो हमारा वर्किंग प्रेशर है किसी भी प्लांट में, जैसे कि ऑयल प्लांट्स जितने भी हैं, रिफाइनरीज वगैरह जितने भी हैं, उसमें हाई प्रेशर रहता है, 10 से 12 kg तक रहता है। लेकिन नॉर्मल जो इंडस्ट्रीज होते हैं, दूसरी केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह, छोटे केमिकल इंडस्ट्रीज, उनमें 7 से 8 kg का प्रेशर रहता है। तो ये मान के चलना चाहिए कि जितना वर्किंग प्रेशर है उससे 50% ऐड करके हमें एक्सेप्टेंस टेस्ट का प्रेशर लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 7 kg का प्रेशर जहां मेंटेन किया जा रहा है कि भाई 7 kg का प्रेशर यहाँ पे है, तो हमें 10.5 kg का प्रेशर, 10.5 kg का प्रेशर 1 मिनट तक, कितना? 1 मिनट तक, 1 मिनट होल्ड करके रखना है। 10.5 kg का प्रेशर 1 मिनट तक होल्ड करके रखना है। तो कैसे कैसे करेंगे टेस्ट? हौज में हमेशा हैंड कंट्रोल ब्रांच लगाएंगे और इतना प्रेशर देके हैंड कंट्रोल ब्रांच से उसको बंद कर देंगे। जब बंद कर देंगे तो प्रेशर बिल्डअप होगा, तो उसे 1 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे। तो 1 मिनट के अंदर अगर हौज में कोई फैलाव नहीं हुआ, कहीं से फूल नहीं रहा है, लीकेज नहीं है, मतलब हौज ओके है। ठीक है। अब आ जाइए हाइड्रोस्टैटिक।
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रूफ टेस्ट या प्रूफ प्रेशर टेस्ट भी इसको बोल सकते हैं। ये कितना होता है? ये होता है 23 kg, 23 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रूफ टेस्ट। कितना? 23 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नियम वही, हौज के आउटर पे जो है, आउटलेट पे हैंड कंट्रोल ब्रांच लगा के प्रेशर देके ब्रांच को बंद कर देना। वो प्रेशर होल्ड अप होना चाहिए कितना? 1 मिनट तक। कितना? 23 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 23 kg तक आपने प्रेशर दिया, हौज में कहीं लीकेज या कहीं घूमड़ निकल जाना, फूल जाना एक जगह से, ऐसा ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रूफ टेस्ट। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक बस्टिंग प्रेशर टेस्ट। हाइड्रोस्टैटिक बस्टिंग प्रेशर टेस्ट। ये कितना होता है? 38 kg। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो कैनवास हौज है ना, कैनवास हौज यानी कि आपका पर्कोलेटिंग का बस्टिंग प्रूफ प्रेशर टेस्ट है। क्योंकि यहां क्या कई कैंडिडेट गड़बड़ा जाते हैं, अरे सर ने तो हमें 38 kg बताया था, यहां तो ऑप्शन में है ही नहीं 38 kg। तो क्वेश्चन को पूरा समझो आप कि जो पर्कोलेटिंग हौज है, पर्कोलेटिंग डिलीवरी हौज या कैनवास हौज भी उसको बोल सकते हैं, वो 35 सेंटीमीटर 35 kg पर सेंटीमीटर उसका होता है बस्टिंग टेस्ट। ठीक है? कौन सा? पर्कोलेटिंग। और जो नॉन पर्कोलेटिंग है उसका कितना है? 38 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का टेस्ट। ठीक है, समझ गए आप? एक्सेप्टेंस टेस्ट 10.5 kg। 10.5 kg कैसे? अगर मान लीजिए कहीं पे 12 kg 10 kg का प्रेशर यूज हो रहा है तो वहां आप 10.5 kg करोगे? नहीं करोगे। अगर उस हाइड्रेंट का प्रेशर हमेशा 10 kg रहता है, जिसमें जहां हम काम करते हैं, तो उसको हमेशा 15 kg लेके मानेंगे। तो 15 kg तक को वर्किंग प्रेशर लेके, और उसको हम लोग बोलेंगे कि 15 kg तक माने। इसलिए ये आपको दिमाग में ये बैठाना है ये बात कि नियम क्या बोलता है कि एक्सेप्टेंस टेस्ट हमेशा जो उस पाइपलाइन में मौजूद है, जितना प्रेशर फायर हेडर लाइन में जितना प्रेशर मौजूद है, उसका 50% बढ़ा के हमेशा एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है। तो अगर 7 kg का प्रेशर मेंटेन है तो 10.5 kg, अगर 10 kg का प्रेशर मेंटेन है तो 15 kg। नियम 1 मिनट तक प्रेशर को होल्ड करके रखना है। उसके बाद आप लोगों ने ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रूफ टेस्ट 23 kg, बस्टिंग प्रेशर कैनवास हौज के लिए या पर्कुलेटिंग हौज के लिए 35 kg और नॉन पर्कुलेटिंग के लिए 38 kg। ठीक है, ये आपका हो गया प्रेशर टेस्ट। कोई डाउट? अब हम लोग बात करते हैं, हौज अगर कहीं से इस दौरान फट गया, कट गया, तो अगर कपलिंग के पास से कहीं से कट फट गया तो हम लोग वहां पे उसको काट के और कपलिंग को हौज बाइंडिंग करके नया हौज की तरह बना देंगे और फिर उसको काम में ले सकते हैं। और ये सारे टेस्ट करने के बाद अगर कैनवास हौज है यानी कि पर्कुलेटिंग और टाइप 1, नॉन पर्कुलेटिंग का टाइप 1, उसको पक्का हौज को पूरा पानी निकाल के और सुखा के तभी हमें कॉइल रोल में करके रखना है। अभी बात आती है कि हमने टेस्ट करने के बाद हौज को हौज को किस रोल में रखा जाता है? जगह के मुताबिक। अगर क्रैश टेंडर है तो जो है फ्लैंकिंग रोल में रखा जाता है। वैसे हौज को कितने प्रकार से रोल किया जाता है? एक, कॉइल रोल, ठीक। दूसरा, डच रोल। तीसरा, फिगर ऑफ 8 रोल। ठीक है। चौथा, फ्लैंकिंग रोल। आपको ये सारे रोल जो हैं, कॉइल रोल, डच रोल, फिगर ऑफ 8 रोल, फ्लैंकिंग रोल, ये सब रोल कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये भी मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जब हम हौजों का टेस्ट कर लिए तो हमें जगह के मुताबिक कहाँ किस प्रकार से रोल करके रखना है, बढ़िया से सुखा के उसको, और फिर मेनली कॉइल रोल में करके स्टोर में रख देना है।
आगे की वीडियो में ये भी बताऊंगा स्टोरेज एंड स्टोवेज ऑफ हौज। स्टोरेज मीन्स गोडाउन में रखना, हौज रैक में रखना, स्टोर के अंदर रखना, और स्टोवेज मीन्स गाड़ी के केबिन में रखना। बहुत लोग स्टोरेज और स्टोवेज में डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं, डिफरेंस यही है ना। इसको आगे एक अच्छी वीडियो बना के आप लोगों को उसमें डिटेल में बताऊंगा। अभी अपन बात करें, हमने हौज रख दिया, अब बात करते हैं एक अच्छे हौज जो है जब कंपनी से आता है तो हमें उसमें क्या क्या देखना है कि उस पर क्या क्या होना चाहिए। मार्किंग, ठीक है, उस पे मार्किंग देखना चाहिए। हौज में अगर मार्किंग नहीं है तो आप मान लो कि वो ऑथराइज कंपनी का नहीं है, आईएस कोड मेंटेन नहीं किया गया है। तो हमेशा क्या होगा, जैसे हमने लेडर में बताया था, लेडर भी आता है तो कंपनी से तो मार्किंग रहती है। मार्किंग में क्या क्या रहेगा, उस पे आईएस कोड पक्का लिखा रहेगा। आप देखना ISI 636 टाइप 1 टाइप 2, पहले इससे पहले टाइप ए और बी था 2018 से पहले, तो हौज पे लिखा हुआ रहता था टाइप ए टाइप बी, है ना। तो दूसरा मैन्युफैक्चरर्स नेम और ट्रेड नेम, जो उनका ट्रेड मार्का है वो, या कंपनी का नाम, या दोनों, ठीक है। तीसरा क्या रहेगा, साइज ऑफ हौज, वो हौज कितने मीटर का है, 15 मीटर का है, 30 मीटर का है, 45 मीटर का है, कितने मीटर का है, साइज ऑफ हौज मेंशन रहेगा। चौथा लेंथ ऑफ हौज, लेंथ ऑफ हौज मेंशन रहेगा, ठीक है। और पांचवा क्या रहेगा, टाइप ऑफ हौज, टाइप ऑफ हौज। और छठा क्या रहेगा, मंथ, जो हौज बना है उसका, जो भी महीने में बना हो, जो भी साल में बना हो, है ना, वो रहेगा, यानी कि मंथ एंड ईयर ऑफ हौज, ठीक है। तो हौज का हमने जान लिया कैसे बनता है, अच्छे हौज की क्वालिटी क्या है, हौज के खराब होने का क्या कारण है, हौज का टेस्टिंग कैसे किया जाता है, और हौज पे क्या क्या मार्किंग रहता है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो जो है वो सक्शन हौज के बारे में आएगी, हौज रील हौज के बारे में आएगी, और उनकी कैसे बनती है और कैसे उनका टेस्टिंग होता है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।